क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं मेरे भाई? भाई मेरे, हाँ, एसएससी के इतिहास में पहली बार मैं YouTube पर पूरा लाइव फ्री बैच पढ़ाऊंगा। अब आतंक मचेगा दोस्तों। हम इस बैच में क्या क्या पढ़ेंगे, अर्थमेटिक एडवांस का हर एक चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा और 1000 से ज्यादा टॉप क्वालिटी के क्वेश्चन हम करवाएंगे चैप्टर वाइज क्लास में। 5 में आपको मॉक टेस्ट करवाऊंगा फ्री, तो उसकी पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगी और शाम को 8 बजे से डेली क्लास होगी। याद रखना मेरे भाई। नमस्ते मेरे प्यारे भाई। ये जो आपने ट्रेलर देखा ये हमारे YouTube चैनल गगन प्रताप मैथ्स पर है, जिसपे हम शाम 8 बजे से एक फ्री लाइव बैच लेके आ रहे हैं 2024 वाले बच्चों के लिए। भाई 2024 में 2 ही पेपर रह गए हैं, सीजीएल का और एमटीएस का। ठीक है, आपका जो बैच चल रहा है 2025 के एग्जाम्स के लिए चल रहा है, तो 2024 में जो बच्चे जल्दी खत्म करना चाहते हैं या रिवीजन पर्पज से, उनके लिए बैच बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है भाई, तो आप जुड़ना ना भूलें शाम को 8 बजे। ठीक है, उसमें मैं इतना डिटेल में तो नहीं पढ़ा पाऊंगा जितना आपके बैच में होता है, क्योंकि यहां समय ज्यादा, वहां समय बहुत कम है, वहां कम कंटेंट होगा, लेकिन प्री पास करवाने लायक मेरे दोस्तों मैं उसमें पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, समय कम है, बढ़िया बढ़िया सवाल करवाएंगे मेरे दोस्तों। एक शॉर्ट रिवीजन बैच की तरह होगा मेरे दोस्त, है आपको भी फायदा मिलेगा। लेकिन आपका जो बैच है वो सबसे बेस्ट है, जीरो टू हीरो, क्योंकि इसमें हम बहुत डिटेल में हर एक चीज को धीरे 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 पढ़ रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए ज्योमेट्री चल रहा है, ज्यामिति मेरे प्यारे दोस्तों, और ज्योमेट्री में हम एक सीट खत्म कर चुके हैं और आज हम आगे के सवालों को, आगे के कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। ठीक है भाई मेरे, चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई आज की कहानी। आज की कहानी मेरे प्यारे भाई बहुत शानदार, जानदार, मजेदार होगी, आप इसको सुनिएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास का पहला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 1। ये जो कॉन्सेप्ट है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में लगेगा। ये जो कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्तों किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अप्लाई होगा, कोई भी चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, किसी भी चतुर्भुज में अप्लाई होगा, इन एनी क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बेटा, चलिए तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट जानेंगे, फिर उस पर बेस सवाल करेंगे। देखो बच्चों, स्टूडेंट, जैसे भाई मैंने आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, मैंने एक क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज बनाया इस तरीके से। हमने मेरे दोस्तों एक क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज बनाया इस तरीके से, ए बी सी डी, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल बनाया। अब देखो चतुर्भुज के 4 एंगल होते हैं, चारों एंगल का सम कितना होता है बेटा? 360 डिग्री होता है। अब हमने मेरे प्यारे भाई इसके 2 एंगल के बाइसेक्टर खींचे, हमने 2 एंगल के बाइसेक्टर खींचे। हमने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा, एंगल ए का, और हमने एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा। हमने ए का बाइसेक्टर खींचा बच्चे, और हमने एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा। तो बाइसेक्टर है, मैंने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा, मैंने एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा। तो मेरे दोस्तों ये यहां पे जाके मिलते, यहां पे, यहां इस पॉइंट पी पे जाके मिलते, पॉइंट पी पे। क्लियर है? तो एक क्वाड्रिलेटरल है, एक चतुर्भुज है, मैं इसके ए बी सी डी 4 एंगल है, ए और बी 2 लगातार एंगल है, ए के बाद क्या आता है? बी आता है, ए और बी 2 लगातार एंगल है। मैंने इन दोनों एंगल के बाइसेक्टर खींचे मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, ढंग से एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो ही आप सवाल कर पाओगे। तो जब मैंने ए और बी के बाइसेक्टर खींचे, ये एक दूसरे को यहां पे मिलते हैं पॉइंट पी पर, पॉइंट पी पर। तो आप मुझे बताओ ये जो एंगल एपीबी होगा ये क्या होगा? इस एंगल एपीबी का मान क्या होगा मेरे प्यारे भाई? जल्दी से जवाब दीजिए फटाफट, ये एंगल एपीबी कितना होगा? तो आपको समझना चाहिए मेरे प्यारे भाई, बड़ा आसान है।
अगर किसी भी चतुर्भुज में दो लगातार एंगल के बाइसेक्टर हम खींचते हैं तो ये जो एंगल बनेगा, बाकी जो दोनों कोण हैं सी और डी, बाकी जो दोनों कोण बचे सी और डी, मैंने ए और बी का बाइसेक्टर खींचा, बाकी दोनों कोण बचे सी और डी, बाकी दोनों कोणों का एवरेज होगा, जोड़ के आधा कर दीजिए, बाकी दोनों कोण का एवरेज होगा एंगल सी प्लस एंगल डी बटे 2। दिस इज द कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट है मेरे प्यार में, उतार लीजिए कॉपी में सभी बच्चे, कि अगर हम किसी भी क्वालिटर में दो लगातार एंगल के बाइसेक्टर खींचते हैं तो ये वाला जो एंगल होगा, बाकी जो दो कोण बचे इनका एवरेज होगा। ठीक है भाई, एपीबी बराबर क्या आएगा मेरे दोस्तों, एंगल सी प्लस एंगल डी बटा 2। ध्यान रखिएगा। अब आप बोलोगे सर जी कैसे, आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। देखो बेटा, ये मैंने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा तो कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ए बटे 2 आधा। ये भी कितना हो जाएगा, ये भी एंगल बी का आधा हो जाएगा, ये आधा आधा हो जाएगा ना, बी का आधा, बी बटे 2 आधा हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ ये एंगल पी कितना आएगा, ये एंगल पी कितना आएगा मेरे प्यारे में। तो आप कहोगे सर 180 डिग्री में से माइनस करना पड़ेगा, किसको, 180 डिग्री में से ए बटे 2 बी बटे 2 को घटाना पड़ेगा, 180 डिग्री में से a बाई 2 प्लस b बाई 2 को घटाना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। ये आ जाएगा, आप बोलोगे हाँ सर ये आ जाएगा, कोई तकलीफ। बच्चों मैं आपको सिखा चुका हूं कि किसी भी क्वालिटर में, किसी भी चतुर्भुज में चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। किसी भी क्वाड्रेटल में, किसी भी चतुर्भुज में चारों एंगल ए बी सी डी का जो सम है वो 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री। अब यहां परेशानी क्या है कि यहां a बटे 2 b बटे 2 है, अगर मैं दोनों तरफ 2 से भाग दे दूं, 2 से, तो a बाई 2 प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 2 प्लस d बाई 2 कितना आ जाएगा, 360 बटे 2 180 डिग्री आ जाएगा। अगर मैं दोनों तरफ 2 से भाग दे दूं तो कितना आ जाएगा, 360 बटे 2 180 डिग्री आ जाएगा। बोले हाँ आ जाएगा कि नहीं। अब मेरे प्यारे भाई ये वैल्यू है, अगर मैं इस वैल्यू को इधर ले जाता हूं राइट साइड में, अगर मैं a बाई 2 प्लस b बाई 2 इस वैल्यू को मैं यहां राइट साइड में ले जाता हूं, राइट साइड में, तो 180 डिग्री में से 180 डिग्री में से अगर मैं a बाई 2 प्लस b बाई 2 घटा दूंगा तो क्या बचेगा, c बाई 2 प्लस d बाई 2 बचेगा। और यही हो गया मेरे दोस्तों, ये बचेगा। क्लियर है, यानी कि c प्लस d बटे 2। ठीक है, सभी को समझ में आ गया, कोई परेशानी। पागल है नीतीश कुमार रेवो। ठीक है जी, 180 डिग्री में से a बाई 2 प्लस b बाई 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, c प्लस डी बटे 2। ये प्रूफ हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट है, अगर किसी भी क्वालिटर में दो एंगल के, यार पढ़ने पे ध्यान दो यार, तुम लोग पढ़ने पे काहे ध्यान नहीं देते हो। पूरा कमेंट सेक्शन बेवजह की बातों से भरा हुआ है, एक भी बालक पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। मैं कितनी बार कह चुका हूं कि जब आप क्लास में आए तो केवल जो मैं सिखा रहा हूं उस पर ध्यान दो, बाकी अगर प्राण भी निकल ले हो ना, यमराज भी अगर सर पे आके खड़ा हो कि चल आ गया तेरा आखिरी टाइम, तो भी उससे कह दो यार पहले क्लास करूंगा तब चलूंगा नरक में तुम्हारे संग। बकर वकर 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 आप करते रहते हो, पढ़ने पे क्यों नहीं ध्यान है। हम इतनी महंगी बात बोल रहे हैं, आप सुनी रहे, बताओ। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के दो लगातार एंगल का बाइसेक्टर खींचा जाए तो ये जो एंगल बनेगा बाकी दोनों कोणों का एवरेज होगा। इस एंगल एपीबी की जो वैल्यू होगी बाकी दोनों कोण सी और डी का एवरेज होगी। ठीक है जी, चलिए इसी तरीके से सेम टू सेम, इसी तरीके से अगर मैं एंगल सी का बाइसेक्टर खींचता हूं, एंगल सी का और एंगल डी का, अगर मैं एंगल सी और एंगल डी का बाइसेक्टर खींचता हूं, मैंने खींचा बेटा, ये एंगल सी का बाइसेक्टर है, ये एंगल डी का बाइसेक्टर है, और ये दोनों बाइसेक्टर एक दूसरे को यहां काटते हैं पॉइंट क्यू पर, पॉइंट क्यू पर। तो ये जो एंगल बनेगा मेरे प्यार भाई, ये जो एंगल बनेगा बताओ ये कितने, इसका मान क्या होगा, ये जो एंगल बनेगा एंगल सी क्यू डी, ये जो एंगल बनेगा मेरे प्यारे भाई एंगल सी क्यू डी पॉइंट क्यू पर, ये कितने डिग्री का होगा, कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू।
ये क्वाड्रेटल है, सी और डी इसके दो लगातार एंगल हैं। मैंने सी और डी का बाइसेक्टर खींचा, समद्वि भाजक, समद्वि भाजक खींचने से जो कोण बना है, मैंने सी और डी का बाइसेक्टर खींचा, तो बाकी जो दो कोण है ए और बी, बाकी दो कोण जो है ए और बी, ये उनका एवरेज होगा ए प्लस बी बटे दो। ये बाकी दोनों कोणों का मेरे प्यार भी एवरेज होगा एंगल ए प्लस एंगल बी बटे दो। एंगल ए प्लस एंगल बी बटे दो। सभी को समझ में आ गए? कॉन्सेप्ट है। पता नहीं तुम इसमें क्यों नहीं आनंद लेते, नई नई चीजें सीख रहे हो भाई, इसका मजा लो, तुम अपनी दुनिया में व्यस्त हो। अच्छा, अगर मैं यहां से पी और क्यू का सम निकालूं, इन दोनों कोणों का सम निकालूं, तो क्या आएगा बेटा? इन दोनों कोणों का सम निकालूं तो कितना आएगा? जल्दी से जवाब दीजिए मेरे प्यारे भाई, फटाफट। तो आप कहोगे सर अगर मैं इन दोनों, ये भी क्वालिटल बन गया ना बेटा, ये भी एक छोटा सा क्वालिटल बन गया बेटा बीच में। मैं इसको नाम देता हूं, चलो सपोज पी आर क्यू एस, मैं इसको नाम दे देता हूं मेरे प्यार भाई, ये पी आर क्यू एस, ये भी एक क्वाड्रेटल बन गया। अगर मैं आपसे एंगल पी और एंगल क्यू का सम पूछूं तो क्या आएगा? पी और क्यू का सम। अगर मैं इन दोनों का सम पूछूं तो ये ऐड करना पड़ेगा, जब आप ऐड करोगे तो नीचे तो 2 हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये हो जाएगा बेटा। और a प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या होता है? 360 होता है। तो 360 बटे 2 कितना आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। यानी कि ये एक ऐसा क्वालिटल बन गया जिसके मेरे दोस्तों, ये पी आर क्यू एस ऐसा क्वालिटल बन गया जिसके एंगल पी और एंगल क्यू का सम 180 डिग्री है। 180 डिग्री, 180 डिग्री। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि ये दोनों आमने सामने के एंगल है, ये दोनों, ये एंगल ऐसा ही एंगल आर है, इन दोनों का योग क्या आएगा? भाई किसी भी चतुर्भुज में चारों एंगल का सम 360 होता है। अगर PQ का सम 180 है तो बाकी दोनों कोणों का सम भी 180 डिग्री होगा मेरे प्यारे भी, 180 डिग्री हो गया। आप बोलोगे हां जी सर। आप मुझे बताओ, क्या आपने बचपन में पढ़ा है, अगर किसी चतुर्भुज के चारों एंगल का सम, अगर किसी क्वालिटल के चारों, सॉरी, अगर किसी चतुर्भुज के आमने सामने के एंगल का सम, आमने सामने के एंगल का सम 180 डिग्री है तो एक साइक्लिक क्वालिटल चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। 9th क्लास में पढ़ाया जाता है बेटे, 9th क्लास में साइक्लिक क्वालिटल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज, हिंदी में कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। साइक्लिक क्वालिटल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों वर्टेक्स एक सर्कल की परिधि पे, अगर किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक सर्कल की परिधि पे हैं, ये चारों वर्टेक्स, तो हम उसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और ये तभी संभव है जब आमने सामने के कोणों का सम, तभी संभव है जब आमने सामने के कोणों का सम, इन दोनों का सम, इन दोनों का योग 180 के बराबर हो। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के कोणों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। तो यहां पे हर क्वाड्रिलेटरल में नहीं होगा भाई, क्वाड्रिलेटरल तो ये भी है, चतुर्भुज तो ये भी है, ये भी एक चतुर्भुज है, पर क्या इसके चारों वर्टेक्स से सर्कल गुजर के जाएगा? नहीं, 3 से ही जा रहा है, चौथे से नहीं जा पा रहा, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या हिंदी में चक्रीय चतुर्भुज वो होता है जिसके चारों शीर्षों से, चारों वर्टेक्स से, चारों कोनों से एक सर्कल होकर गुजरता है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो मजे की बात यह है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बना है जिसके आमने सामने का PQRS का सम 180 डिग्री है। इसका मतलब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है मेरे प्यारे भाई। यानी कि एक सर्कल जरूर ऐसा होगा जो इसके चारों वर्टेक्स से होके जाता है, एक सर्कल जरूर ऐसा होगा इस तरीके से। देखो, ठीक है, तो PQRS हमेशा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा ऑलवेज। तो बेटा कई बार एग्जाम में थ्योरम पूछी गई है, स्टेटमेंट थ्योरी पूछी गई कई बार एग्जाम में। किसी भी क्वाड्रिलेटरल, आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल उठा लीजिए दुनिया का, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर हम चारों एंगल का बाइसेक्टर खींचे तो चारों एंगल का बाइसेक्टर खींचने से जो नया क्वाड्रिलेटरल बनता है, जो नया क्वाड्रिलेटरल बनता है वो हमेशा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा। ठीक है भाई, मैं यहां पे लिख देता हूं, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मेड बाई, क्वाड्रिलेटरल मेड बाई एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ, क्वाड्रिलेटरल मेड बाई एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अनदर क्वाड्रिलेटरल
another quadrilateral must be साइक्लिक होना चाहिए. दिस इज द कॉन्सेप्ट. यानी कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों के संधि भाजक से बनने वाला चतुर्भुज हमेशा ही एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक चक्रीय चतुर्भुज होता है. किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों के बाइसेक्टर खींचे, मैंने एबीसीडी का संधि भाजक खींचा, तो जो नया चतुर्भुज बनेगा वो हमेशा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक चक्रीय चतुर्भुज होगा. दसियों बार पेपर में सवाल आ चुका है इस तरीके से कि किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल के बाइसेक्टर खींचने से जो नया क्वाड्रिलेटरल बनेगा पीक्यूआरएस, वो क्या होगा. चार ऑप्शन दे देगा. स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, पैरेललोग्राम होगा, वर्ग होगा, आयत होगा, या फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा. तो क्या आप आंसर मार्क करेंगे? हमेशा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा. ठीक है. किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल के बाइसेक्टर खींचने से जो नया क्वाड्रिलेटरल बनता है वो हमेशा ही एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या हिंदी में चक्रीय चतुर्भुज होता है. Quadrilateral made by angle bisectors of another quadrilateral must be cyclic. समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट है. कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया. अब इस पर बेस सवाल. 4 सवाल मैं आपको कराऊंगा इस कॉन्सेप्ट पे. 4 सवाल, चारों के चारों प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं. चारों के चारों. ये देखिए, बिल्कुल आसान. अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत आसान है. कॉन्सेप्ट नहीं पता तो काफी मुश्किल है. ये देखिए, एक चतुर्भुज एबीसीडी है. ये क्वाड्रिलेटरल हो गया एबीसीडी. बिना डायग्राम बनाए हो जाएगा, बिना डायग्राम बनाए. ठीक है. मैं आपको एक सवाल करवा रहा हूं. एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में एंगल सी 72 है, डी 28 है. ये एंगल सी 72 डिग्री का है मेरे प्यारे भाई, और डी 28 डिग्री का, या 28 डिग्री है. हालांकि दिख नहीं रहा, पर मान लीजिए. अब ए और बी के बाइसेक्टर ओ पर मिलते. मैंने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा, बी का बाइसेक्टर खींचा, ये ओ पर मिलते, ओ पर. तो ये जो एंगल एओबी बनेगा मेरे प्यारे भी, क्या होगा? तो आपको समझना चाहिए कि इस एंगल एओबी की जो वैल्यू होगी वो बाकी दोनों कोण सी और डी का एवरेज होगी. सी और डी का एवरेज 72 + 28 100. 100/2 50 डिग्री. तो एंगल एओबी की वैल्यू 50 डिग्री आएगी, और ये आंसर है सी ऑप्शन. खत्म. ये सवाल 2018 के मेंस में आया है. मेंस के पेपर का सवाल है बच्चों. ये आगे अगला सवाल. ये बताओ बच्चों, बिना डायग्राम बनाए दिमाग में ही हो जाएगा. चतुर्भुज एबीसीडी में ए और बी के बाइसेक्टर ओ पर मिलते. ए और बी के बाइसेक्टर ओ पर मिलते हैं. ठीक है. एंगल एओबी 64 डिग्री है. सी और डी क्या होगा? मैंने ए और बी के बाइसेक्टर खींचे, तो ये जो एंगल बनेगा ए और बी के बाइसेक्टर खींचने पर, ए और बी के समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं, जो एंगल बनेगा एओबी, बाकी दोनों कोणों का एवरेज होगा. बाकी दोनों कोण सी और डी का एवरेज होगा. तो एंगल सी प्लस एंगल डी क्या आएगा? 64 का दुगुना 128, 64 का डबल 128 डिग्री. खत्म. ऑल दीज आर मेंस क्वेश्चंस. ये बताएं जल्दी से, बताओ बेटे. एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में सी और डी के बाइसेक्टर ई पर मिलते हैं. तो मैंने क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में सी और डी के बाइसेक्टर खींचे जो ई पर मिलते हैं. ये जो कोण है एंगल सीडी 56 डिग्री का है, एंगल ए 49 है, बी क्या होगा? तो ये जो एंगल बना है बेटा सीईडी जो कि 56 डिग्री का है, ये बाकी दोनों कोणों का एवरेज होगा. एवरेज ए और बी का एवरेज होगा. देखो, एवरेज का मतलब होता है बीचों बीच की संख्या. दो संख्या एवरेज क्या होगा? जो इनके बिल्कुल बीचों बीच में आता हो. ये एंगल सीईडी बाकी दोनों कोणों का एवरेज होगा. अगर एंगल ए 49 डिग्री का है, आपसे पूछा एंगल बी क्या होगा, डायरेक्ट कर सकते हैं बेटा, ये एवरेज होगा. बताओ, अगर ये 56 डिग्री से 49, 7 कम है 7, तो 56 से 7 ज्यादा होना चाहिए, यानी कि 63 डिग्री का. समझने वाले समझ जाएंगे, जो ना समझे वो बेसिक से कर लो, फॉर्मूला लगा के बेसिक से. 63 डिग्री आ गया आंसर. 63 डिग्री आएगा मेरे प्यारे भाई आपका बी. खत्म. लास्ट क्वेश्चन इस टाइप पर.
इतना आसान है बेटे मैथ पढ़ना। लास्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 33 बनाएं। देखो लेटेस्ट सवाल आईसीएआर टेक्नीशियन 2023 के पेपर का बनाएं। क्वाड्रेटल एबीसीडी में, क्वाड्रेटल एबीसीडी में ए और बी के बाइसेक्टर ओ पर मिलते हैं, एंगल एओबी एक्स है। सी डी से 20 डिग्री ज्यादा है, सी डिग्री से 20 डिग्री ज्यादा है, तो डी का मान क्या होगा? तो आप मुझे बताओ, ए और बी के बाइसेक्टर ओ पर मिलते हैं, ए और बी के बाइसेक्टर ओ पर मिलते हैं और एंगल एओबी एक्स बोला है, तो एक्स का मान क्या आएगा? एक्स का जो भी मान होगा बाकी दोनों कोणों का एवरेज होगा, सी प्लस डी का एवरेज। तो बेटे यहां से सी प्लस डी कितना आ जाएगा? यहां से सी प्लस डी आ जाएगा 2x। बोला सी डी से 20 डिग्री ज्यादा है, सी का मान डी से 20 डिग्री ज्यादा है, यानी कि सी माइनस डी आ गया 20 डिग्री। आपसे पूछा डी कितना होगा, डी की वैल्यू आपसे पूछी है, यानी कि छोटा एंगल, सी बड़ा है डी छोटा है। मैंने आपको बताया है जब भी दो संख्याओं का सम दिया हो, दो संख्याओं का डिफरेंस दिया हो, तो बड़ी संख्या होती है। अगर मुझे सी का मान निकालना है, इन दोनों को जोड़ के आधा करना है। डी का मान निकालना है तो इन दोनों को घटा के आधा करना है। डी का जो मान आएगा वो 2x माइनस 2x में से 20 डिग्री घटाई, घटा के आधा करना है। सी प्लस डी में से सी माइनस डी की वैल्यू घटाई, घटा के आधा करना है, x माइनस 10 डिग्री। तो एंगल डी का मान x माइनस 10 डिग्री आएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, x प्लस 10 नहीं आएगा अमरजीत, x माइनस 10 आएगा, माइनस। सुनते नहीं है आप लोग यार। अगर आपको दो संख्याओं का कॉन्सेप्ट जान लीजिए, कॉन्सेप्ट फॉर द इजी कैलकुलेशन। बेटे अगर आपको दो संख्याओं का x प्लस वाई का सम दिया है a, आपको x माइनस वाई दिया है b, x प्लस वाई का सम दिया, x माइनस वाई का सम दिया है b, x प्लस वाई दिया, x मान, तो x का जो मान होगा मेरे प्यार में जोड़ के आधा कर दीजिए, जोड़ के x का मान क्या होगा, दोनों को जोड़ के आधा कर दो। a प्लस बी को जोड़ के आधा कर दीजिए, a प्लस बी बटे 2। y का जो मान होगा मेरे प्यारे भी घटा के आधा कर दीजिए, y का मान। भाई x बड़ा है y छोटा है, x में से y घटा रहे हैं, ये प्लस है माइनस है, प्लस वाले को a बोला है, माइनस वाले को b बोला है, x में से y घटा रहे हैं, x बड़ा है y छोटा है, तो y का मान a माइनस बी बटे 2। ये कॉन्सेप्ट है बेटा, कॉन्सेप्ट लिख लो कॉपी में। ये हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। बच्चा बार बार कह रहा है सर सवाल नंबर 10 करवा दीजिए, 10। दस करवा तो दिया था मैंने, 67 डिग्री आंसर था, इसका आंसर गलत था, करवा दिया था मैंने, पागल हैं। मौसम कह रहे हैं बेसिक से बताओ। सर मौसम जी ये मैंने आपको बेसिक बताया है, ये बेसिक मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको बेसिक बताया, ये मैंने आपको बेसिक बताया। अब आप कौन सा बेसिक मांग रहे हैं मुझे नहीं आता। गिनती सीखने के लिए बोल रहे हैं क्या? आपको गिनती नहीं आती क्या? अरे जोड़ना नहीं आता, जोड़ना नहीं आता। अच्छा नेक्स्ट, अगला करेंगे सवाल नंबर 34। सवाल नंबर 34, यस। देखो सवाल नंबर 34 एक स्पेशल क्वेश्चन है, इसमें ट्रिपलेट का कंसेप्ट लगेगा। ट्रिपलेट मैंने अभी पढ़ाया नहीं, इसको लास्ट में कराएंगे, इसको सबसे बाद में कराएंगे। फिर से बताने लायक चीज नहीं है बेटा, फिर से बताने लायक होगा तो मैं आपको बताऊंगा। 34 सबसे बाद में करेंगे, सबसे बाद में। नेक्स्ट अगला सवाल, अगला
सवाल नंबर है 35, बनाइए। अगला टाइप आ गया। अगला टाइप करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट जान लेना चाहिए हल्का सा स्क्वायर के बारे में। देखो बेटा, स्क्वायर हम पढ़ेंगे सीट 12 में जाके, सीट 11 में। लेकिन ऐसा नहीं कि हम स्क्वायर बहुत आगे पढ़ेंगे तो स्क्वायर का यूज नहीं होगा, यूज होगा बेटा, एक गणित है। स्क्वायर या हिंदी में कहते हैं वर्ग। क्या होता है बेटा स्क्वायर? हिंदी में कहते हैं वर्ग। स्क्वायर एक ऐसा क्वालिटल है जिसके चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। चारों कोण 90 डिग्री होते हैं। ये 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो हम बोलते हैं इसको स्क्वायर। समझ लीजिएगा बेटा, ABCD। दूसरी बात, अगर स्क्वायर का मेरे दोस्तों एरिया निकालना है, एरिया तो ए स्क्वायर होता है। स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है? साइड का स्क्वायर, ए स्क्वायर। ठीक है ना? नाउ स्क्वायर के मेरे दोस्तों दो डायगोनल होते हैं, दो विकर्ण। ये होते हैं विकर्ण, आमने सामने के वर्टेक्स को मिला दो। दो विकर्ण होते हैं, AB और CD। दो विकर्ण, दोनों की लंबाई बराबर होती है, दोनों की लंबाई सेम होगी। कितना होगी बेटा? पाइथागोरस से। अगर ये स्मॉल a है, ये भी साइड स्मॉल a है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो √2a आएगा, पाइथागोरस थ्योरम। डिटेल में हम समझेंगे बेटा, डिटेल में समझेंगे महीने भर बाद। ये वो बात है जो आपको एडमिशन लेने से पहले आनी चाहिए थी। नाउ जब भी हम स्क्वायर का डायगोनल खींचते हैं मेरे प्यारे भाई, जैसे मैंने ये वाला डायगोनल खींचा, मैंने ये वाला डायगोनल खींचा मेरे प्यारे भाई, ये वाला डायगोनल खींचा, तो आप बताओ ये स्क्वायर की चारों साइड बराबर होते हैं। ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, चारों साइड बराबर होती हैं। ये एंगल 90 डिग्री का, ये एंगल 90 डिग्री का है। तो भाई ये वाला ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल ABD, ये वाला ट्राइंगल देखो, ये दो साइड बराबर हैं, ए और बी, ए और ए, ये दोनों साइड बराबर हैं। जब ये दोनों साइड बराबर है तो दोनों कोण भी बराबर होंगे, दोनों कोण भी बराबर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? ये 90 है तो बाकी दोनों कोण भी बराबर होंगे, 45 डिग्री का। बोलो, बराबर होने चाहिए, दो साइड बराबर, ये दोनों साइड ए बराबर तो दोनों कोण बराबर। ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना आएगा? 45 डिग्री आएगा। यानी कि स्क्वायर का जो डायगोनल है वो एंगल को बाइसेक्ट करता है आधा आधा। विकर्ण जो है आधा आधा बाइसेक्ट करता है 45 डिग्री में। ऐसे ही मैं अगर ये वाला डायगोनल खींचूंगा तो ये भी बाइसेक्ट करेगा आधा आधा, हाफ हाफ करेगा, 45 डिग्री, 45 डिग्री बाइसेक्ट करेगा। ठीक है बच्चे, ये बात आपको जाननी है। ये 45 है तो कितना होगा? ये 90 डिग्री का। यानी कि स्क्वायर के डायगोनल 90 डिग्री पर काटते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं। छोटी सी बात है, पता होनी चाहिए। डायगोनल AC आएगा बेटा, AC आएगा BD के बराबर। सॉरी मैंने गलत लिख दिया, डायगोनल जो है AC BD के बराबर होगा। तो स्क्वायर के डायगोनल जो है 45 डिग्री पर काटते हैं। आगे ये कॉन्सेप्ट है। अब इस पर सवाल देखेंगे और मैं आपको जो है इस पर 4 सवाल करवाऊंगा, 4 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। सवाल नंबर 35 बनाए। आपके सामने चित्र दिया है, ABCD एक स्क्वायर है। बहुत बढ़िया, ABCD एक स्क्वायर है बेटा, इसकी चारों साइड सेम होंगी, इसके चारों भुजाएं बेटे बराबर होंगी। ओके। DEC इक्विलेटरल ट्राइंगल है भाई, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज, तो DEC की भी तीनों साइड बराबर होंगी। ये DEC इसकी भी तीनों साइड बराबर होंगी। यहां पे मजे की बात यह है कि ये वाली जो साइड है ये स्क्वायर की भी है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की भी है। ये जो साइड है ये स्क्वायर की भी भुजा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की भी साइड है। यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड और स्क्वायर की साइड सब कुछ बराबर हो गया। जो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है वही स्क्वायर की साइड होगी। ये भुजा दोनों में कॉमन आ गई, स्क्वायर की चारों साइड बराबर, इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड बराबर। आपसे जो पूछा गया प्री का सवाल है एंगल DAE, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा ये आपसे पूछा गया बेटा, ये एंगल आपसे पूछा DAE। एग्जामिनर ने डायग्राम दिया हुआ है, बड़ा दयालु है, देखो कैसे करेंगे। देखो बच्चों, स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। अब एक बात बताओ, ये एंगल DAE कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? ट्राइंगल DAE में, इस त्रिभुज में। इस त्रिभुज को ध्यान से देखो, DAE, इस त्रिभुज को ध्यान से देखो, त्रिभुज को DAE, इस त्रिभुज को ध्यान से देखो।
ट्राइंगल DAE को ध्यान से देखो, देखने से पता चलेगा कि ये वाली स्क्वायर की साइड और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड दोनों बराबर हैं। जब ये दोनों साइड बराबर हैं तो इनके सामने के कोण यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, दोनों कोण भी बराबर होंगे, दो साइड बराबर, दो कोण बराबर। अब आप बताओ ये टोटल एंगल कितना हो रहा है? 90, 60, 150 डिग्री। टोटल एंगल हो रहा है 150 डिग्री, 150। ये वाला एंगल कितने डिग्री का? 90 जमा 60, 150 डिग्री का। तो बचा कितना? 30 डिग्री बचा। टोटल 180 आना चाहिए, 30 डिग्री बचा। ये दोनों बराबर होंगे, ये और ये दोनों बराबर होंगे, आधा आधा। तो 30 डिग्री का आधा आधा, ये 15 डिग्री, ये 15 डिग्री, तो दोनों इक्वल हो जाएगा 15 15 डिग्री। ये आंसर है, खत्म। साठ नहीं है बेटा, 60 तो देखने से भी नहीं लग रहा यार। कर लेंगे, आसान सवाल है भाई, आसान। एक और क्वेश्चन करेंगे, ऐसा ही बनाओ। चार सवाल करेंगे बेटा ऐसे, स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्राइंगल पे 4 सवाल। ये देखिए बच्चों, सवाल है एन इक्विलेटरल ट्राइंगल BPC इज ड्रॉन इनसाइड ए स्क्वायर ABCD। तो मान लेते हैं मेरे दोस्तों एक स्क्वायर है इस तरीके से, ABCD स्क्वायर है, ABCD, दिस इज ए स्क्वायर, वर्ग है। तो बोला है एक वर्ग ABCD के अंदर, एक समबाहु वर्ग के अंदर, ये ध्यान से सुनिएगा, वर्ग के अंदर एक समबाहु त्रिभुज BPC बनाया गया है, BPC। अगर समबाहु त्रिभुज BPC बनाया गया है तो यानी कि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा BC है, BC, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक साइड BC पर आनी चाहिए, BC पर आनी चाहिए समबाहु त्रिभुज की एक भुजा। यानी कि समबाहु त्रिभुज इसके अंदर बनाना है भुजा BC पर। कैसे बनेगा? ऐसे, ऐसे बन जाएगा। ये बन गया, ये बन गया बेटा BPC बन गया, ये समबाहु त्रिभुज बन गया। कुछ बच्चे ये कह सकते हैं कि सर आपने पूरा ऐसे यहां तक क्यों नहीं बनाया, यहां तक क्यों नहीं बनाया? ये गलत है, ये गलत है बेटा, ऐसे नहीं बन सकता। क्योंकि परेशानी क्या है कि स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं। अब जो स्क्वायर की साइड है वही इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है, वही इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है, बराबर होना चाहिए। अब अगर आप डायग्राम को ऐसे बना दोगे तो क्या ये और ये बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकता, ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकती भाई। 90 डिग्री के सामने कर्ण हमेशा बड़ा होता है भुजा से, तो ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। इस वजह से जो त्रिभुज है वो थोड़ा अंदर ही रह जाएगा। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, मजा आया है, कोई परेशानी नहीं है सर, मजा खड़ा कर दिया आपने। तो ये बन गया मेरे दोस्तों स्क्वायर के अंदर। ध्यान रखिएगा, स्क्वायर की और इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड दोनों में कॉमन है, कॉमन है। इस वजह से जो स्क्वायर की साइड है वही इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है। अब पूछा क्या है? पूछा है एंगल APD। ये एंगल APD आपसे पूछा, ये मिला लीजिए, A से P को मिलाओ बेटा और P से आप D को मिलाओ। ये वाला एंगल आपसे APD पूछा है। कैसे होगा ये सवाल? जरा सोचो, सवाल कतई भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बनाए। देखो बेटा, आप ये जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल 60-60 डिग्री का होता है। तो ये वाला एंगल 60 डिग्री का होगा, ये एंगल भी 60 डिग्री का होगा, ये एंगल भी 60 डिग्री का होगा। मुझे ना यहां पर काम करना है, यहां पर। अब मेरे प्यारे दोस्त, ये बात आप जानते हैं कि कितना होता है स्क्वायर का हर एक एंगल? 90। ये 60 है तो ये कितना बचेगा? 30 डिग्री बचेगा, 30 डिग्री। ये 60 है तो ये कितना बचेगा? 30 डिग्री। 60 और 30 90 है। अब समझने वाली बात यह है दोस्त, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड और ये स्क्वायर की साइड दोनों बराबर हैं, ये दोनों साइड बराबर हैं, ये साइड दोनों बराबर है। साइड PB, साइड BP और साइड BA, दोनों भुजा बराबर है, दोनों सेम है, दोनों सेम है, ये दोनों ही सेम है। जब ये दोनों सेम है तो भाई दोनों भुजा के सामने के कोण भी बराबर होंगे, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होगा। आप बोलोगे हाँ सर ये दोनों कोण बराबर होंगे। ये 30 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री है तो बाकी कितना बचा? 150 डिग्री बचा। टोटल 180 होना चाहिए।
ये दोनों बराबर है, दोनों का जोड़ 150 है, तो दोनों बराबर होंगे, आधा आधा हाफ हाफ होंगे दोनों। तो 150 का आधा ये कितना आ जाएगा, 75 डिग्री आ जाएगा, 75 डिग्री, ये 75 डिग्री आ गया। भाई अगर ये 30 डिग्री है तो बचा 150, दोनों बराबर होंगे, हाफ हाफ, 75 डिग्री, 150 का आधा। बिल्कुल एज इट इज यहां भी ऐसी पिक्चर होगी, यहां भी ऐसे ही होगा बेटा, ये भी 75 आएगा, ये भी 75 आएगा, तो ये भी 75 डिग्री का कोण आएगा, 75 डिग्री का आ गया, आ गया ना, आ गया, क्लियर है। अब आप ये बात बताओ कि एक पूरा राउंड, मैंने आपको कई बार समझा कंप्लीट एंगल, एक पूरा राउंड होना चाहिए जोड़ के 360, पूरा राउंड जोड़ के 360 डिग्री आना चाहिए, क्या यहां आ रहा है? 75 75 150 जमा 60 210 डिग्री आ रहा है, 210, 75 75 150 और 60 210, ये तीनों को 210 आ रहा है, तो बचा एंगल क्या होगा, 360 में से 210 घटाएंगे तो बचा ये जो एंगल है बेटा, ये जो एंगल है बचा, कितने का बचा फिर, 150 डिग्री का बचा, यही पूछा है, 150 डिग्री का बचा, खत्म। बेटा क्या ये सवाल आसान नहीं है? अगर आपको ये टाइप समझ में आ रहा है, 4 सवाल इस टाइप पर है, 2 कर लिए, 2 और करेंगे, तो कमेंट में यस लिखो, पूरा कमेंट भर जाना चाहिए, यस सर, हमें समझ में। ए बी बीपी कैसे बराबर हुआ, ए बी बीपी कैसे बराबर हुआ, बच्चे का डाउट है, आप बताओ। स्क्वायर वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ये स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों साइड बराबर है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है बीपीसी, ये बात देख रहे हो, बीसी, ये जो साइड बीसी है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की भी साइड है और ये स्क्वायर की भी साइड है, यानी कि स्क्वायर की भुजा और समबाहु त्रिभुज की भुजा दोनों बराबर हो गया। जब ये बराबर है तो ये बराबर, ये बराबर, ये समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर, ये भुजा स्क्वायर की भुजा, ये सब बराबर हो गया। ये दोनों भुजाएं बराबर बराबर हैं तो इनके सामने के कोण भी बराबर होने चाहिए, 30 डिग्री है, बचा 150 डिग्री, 150 का आधा आधा होगा 75 75। ठीक है, सवाल में साफ साफ बोला है कि स्क्वायर के अंदर त्रिभुज बनाना है, तो मैंने अंदर बनाया, अगर बाहर बोलेगा तो मैं बाहर बनाऊंगा। पी को एड में टच क्यों नहीं किया, मैंने बता दिया बेटा, दोबारा नहीं बता सकता मैं, बता दिया, बहुत टाइम वेस्ट होता है एक ही बात को 2 2 बार बताने में। करो अगला सवाल, सवाल नंबर 37, अगला क्वेश्चन करेंगे इसी वैरायटी पर, बनाएं, जल्दी बनाओ। ये देखिए बच्चे, सवाल है स्क्वायर एबीसीडी के अंदर एक समबाहु त्रिभुज एबीई भुजा एबी पर बनाया गया है। हालांकि बात कहने की जरूरत नहीं है, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीई बनाया गया तो देखो एबी एक साइड तो एबी होगी होगी, तो यानी कि मुझे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है साइड ए बी पर, तो एक काम करता हूं, जिस भुजा पर इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है उसको नीचे ले लीजिए, ऐसे ए बी, ये मैंने बना दिया, ए बी सी डी, ये हो गया स्क्वायर। अब स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर, ये चारों बराबर हो गया, ये चारों बराबर इक्वल हो गया। अब इसकी साइड ए बी पर अंदर बनाया गया, सवाल पढ़िए, अंदर बनाया गया बेटा, अंदर, अंदर बनाया गया, तो अंदर बनाओ ना, अंदर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया गया तो इस तरीके से बनेगा, अंदर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया गया तो इस तरीके से बनेगा, आप बोलोगे आंसर ए बी ई।
अब मजे की बात यह है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड तीनों बराबर होंगी। मजा ये खड़ा हो गया कि ये स्क्वायर की भी साइड है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी साइड है, यानी कि स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्रायंगल दोनों की साइड बराबर बराबर हैं, सब कुछ बराबर है। अब बोला है यहां पर डायगोनल डीबी त्रिभुज को पॉइंट ओ पर काटता है, तो डायगोनल डीबी को मिलाया। ये जो डायगोनल डीबी है ये ट्रायंगल को पॉइंट ओ पर काटता है, यहां पर ओ पर काटता है। पूछा है एओबी, ये वाला एंगल आपसे पूछा है, ये वाला। ये मुझे लगता है अब तक का सबसे आसान सवाल होगा, बस देखने में भयानक लग रहा है। कैसे करेंगे बेटा? हाउ यू विल सॉल्व दिस? आप जानते बेटा ये एओबी कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? एओबी आ रहा है ट्रायंगल एओबी में। तो ट्रायंगल एओबी में काम करो, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीई, ये वाला एंगल क्या होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल का 60 डिग्री। बच्चों बीडी डायगोनल है, डायगोनल डायगोनल जो होता है बाइसेक्ट करता है। मैंने कितनी बार बताया कि जब भी हम स्क्वायर का डायगोनल खींचेंगे तो आधा आधा कर देगा, हाफ हाफ 45 डिग्री। तो ये जो डायगोनल बीडी है ये हाफ कर देगा, 45 डिग्री आ जाएगा, 45 डिग्री, ये 45 डिग्री आ जाएगा। बस सवाल में कोई दम ही नहीं है, बिल्कुल बेकार सवाल। ए ओ बी में तीनों का सम 180 होना चाहिए। 60 और 45 105, 180 डिग्री में से 105 घटा देंगे 75, 180 डिग्री में से 105 घटा देंगे तो 75 डिग्री एओबी आ जाएगा। सी ऑप्शन 75। तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। अगर इन दोनों का सम 105 है तो तीसरा कितना बचेगा? 75 बचेगा। ठीक है, वेरी गुड। अरे लड़कियों तुम्हें भी कुछ समझ आता है कि ना? 100 बार लक्ष्मी कह रहे 45 कैसे? बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, भ्रष्ट बुद्धि एकदम। अरे कचरा, जब भी हम स्क्वायर का डायगोनल खींचते हैं तो डायगोनल वर्टेक्स एंगल को आधा आधा करता है। स्क्वायर का हर एक एंगल 90 होता है, डायगोनल खींचूंगा तो आधा होगा, 45 डिग्री। कै बार बताना पड़ेगा? ये कितनी बार बताना पड़ेगा? आसान सी बात है। कोई मुश्किल बात हो तो ठीक भी है कि भैया वो बच्चे पूछ रहे हैं, कोई रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं नासा का। बिल्कुल बुद्धि बेच खाई यार इन लोगों ने। ये बीडी डायगोनल है, भूल जाओ इसको, भूल जाओ इसको। ये बीडी डायगोनल है, नजर कमजोर है तुम्हारी, नजर। बीडी डायगोनल है, जब डायगोनल खींचेंगे कचरा सेट तो आधा आधा नहीं करेगा, 45 डिग्री। बीडी विकर्ण है, सवाल कह रहा विकर्ण बीडी, विकर्ण बीडी। आंख खोलो, आंख ठीक नहीं तुम्हारी। रोज सुबह शाम एक एक बूंद तेजाब डाला करो एक आंख में, एक एक बूंद। ठीक है, अरे कोई मुश्किल, कोई ढंग की चीज डाउट पूछा करो भाई। आप ये चीज पूछते हो अच्छे नहीं लगते, बुढ़े होने वाले हो, सही टाइम पे शादी होगी तो 4-5 डाउट घूम रहे होते तुम्हारे सड़कों पे। तुम्हारी उम्र में लोग अफगानिस्तान में कमांडर बन जाते हैं, तालिबान में, और तुम वर्ग का विकर्ण नहीं काट पा रहे 45 डिग्री पे। समझ नहीं आ रहा? आगे चलेंगे, सवाल नंबर 38, अगला क्वेश्चन बनाओ।
कितने पीछे हो यार तुम दुनिया से। कितना पीछे हो यार, शर्म तो आपको खैर आती होगी। रात को घबराहट में कभी नींद खुलती होगी, मम्मी पूछते हैं अरे क्या हुआ, पानी पी। कुछ ना मम्मी, शर्म आ गई। वो अंगूठा छाप लड़का तालिबान में कमांडर बन गया, मैं यहां वर्ग का विकर्णा काट पा रहा। करिए लास्ट सवाल इस कॉन्सेप्ट का, लास्ट। खुशी झा कह रहे हैं सर लड़कों से ज्यादा अच्छे से समझ आता है, खुशी झा जी कह रही हैं। बिल्कुल ठीक करे, लड़के ने तो ये बुद्धि बेच के खा रखी है इन्होंने तो। ये सब लड़का पड़का ये सब बेकार है, अब बुड़बक है। या कोई ठेले पर प्याज काटने की भी नौकरी ना मिल रही है। सोच समझ के करो बेटे, सोच समझ के। सबसे अच्छा सवाल है ये। मैं लेवल धीरे धीरे बढ़ाता हूं क्वेश्चन का, धीरे धीरे। सर ऐसे बेइज्जती मत करो, आखिरी ऑप्शन वही है। अच्छा जी, बेटा मेरे सामने मजाक नहीं। ऐसा भिगा भिगा के जूता मार के बेइज्जती करता हूं मैं, फिर भी बालक खुश रहता है मुझसे। मैं विश्व में अकेला ऐसा आदमी हूं जो तुम्हें गरिया देगा, तुम्हारी पूरी इज्जत उतार देगा, तुमको खूब हर तरीके से टोंट कस देगा, फिर भी आपको मुझसे प्यार रहेगा। ठीक है, मेरे अलावा आपको दूसरा आदमी नहीं मिलेगा ऐसा। आपके ऑफिस का बॉस एक दिन करके देखिए आपके साथ ऐसे। चलो, लव यू भाई। An equilateral triangle ABE is drawn on the side AB of square ABCD. Equilateral triangle is outside the square. बहुत बढ़िया। समबाहु त्रिभुज जो है बाहर बनाया गया है। देखिए, एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है ABE साइड AB पर। साइड AB पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, समबाहु त्रिभुज स्क्वायर के बाहर है। तो मैं एक काम करता हूं, AB को इधर ले लेता हूं। मेरे पास इधर जगह है ना, तो मैं इधर ले लेता हूं ए बी को। जौने कि आप ए बी नीचे लो, कहीं भी ले लो मेरे दोस्तों, से कोई फिगर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपका डायग्राम अलग बनेगा। ये हो गया ए बी सी डी। ऑर्डर में लिखना है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, आगे पीछे नहीं करना। तो भुजा ए बी पर देखो, ये स्क्वायर है बेटा, स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है। आप बोलोगे सर टन टना टन 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 टारा सब बराबर। अब भुजा ए बी पर एक समबाहु त्रिभुज बनाएगा स्क्वायर के बाहर, तो ऐसे बनेगा समबाहु त्रिभुज, ये बन गया। ये बन गया बेटा ए बी ई। तो आप ये बात जानते हैं कि जो स्क्वायर की साइड है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की भी साइड है, तो ये भी इक्वल हो गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल की भी तो तीनों साइड इक्वल होती, ये भी इक्वल हो गया मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, यानी कि ये तीनों भी इक्वल हो जाएगा, सब बराबर हो गया। ये ए बी स्क्वायर की भी साइड है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की भी साइड है। अब सवाल में ये कहा गया है लाइन डीई, डी से ई को मिलाओ। ये जो लाइन डीई है, ये लाइन डीई और डायगोनल एसी, ये डायगोनल है एसी, ये डायगोनल एसी, ये एक दूसरे को पॉइंट ओ पर काटते, यहां काटते हैं। ये डीई को मिलाया, डायगोनल एसी को मिलाया, एक दूसरे को यहां काट रहे हैं पॉइंट ओ पर। तो पूछा ये वाला एंगल सीओडी, ये एंगल सीओडी कितने डिग्री का होगा, ये आपसे पूछा गया। बनाओ, बनाए बेटा। सीओडी
देखो, सवाल को करने के सोचने के तरीके बहुत सारे हैं। एक तरीका ये भी आता है दिमाग में कि भाई ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये ए ओ डी का एक्सटीरियर है, बाह्य कोण। अब आप बताओ भाई, स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री, 60 डिग्री है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये स्क्वायर की साइड, ये स्क्वायर की साइड और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। अगर दो भुजाएं बराबर तो दोनों कोण बराबर, दोनों कोण बराबर। आप ये देखो, ट्राइंगल ए ई डी, देखो त्रिभुज ए ई डी, ए ई डी, इस त्रिभुज में ये दो साइड सेम है, तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर होंगे, दो साइड सेम है, दोनों एंगल सेम होंगे। भाई अगर ऐसे त्रिभुज है, ये दो साइड सेम है, तो दोनों कोण भी सेम होंगे ना, थीटा थीटा, ठीक है। अब बताओ, ये 90 60 150 हो रहा है, 90 जमा 60 150, बचा 30 डिग्री, दोनों होंगे बराबर। बराबर का मतलब आधा आधा, तो 15 डिग्री का आ गया, 15 डिग्री का, ये 15 डिग्री आ गया, ये भी 15 डिग्री आ जाएगा, तो दोनों 15 15 डिग्री आ जाएंगे, 30 का आधा आधा। अब लेकिन मुझे तो ये एंगल निकालना है, कैसे होगा बेटे? एक बात समझने वाले, इसको हटाओ, कोई जरूरत नहीं है। एक बात समझने वाले कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है एसी, ये डायगोनल है, डायगोनल विकर्ण, विकर्ण। और विकर्ण जब भी खींचेंगे स्क्वायर का तो बाइसेक्ट करेगा एंगल को आधा आधा। ये एसी है, 90 डिग्री का आधा आधा हो जाएगा 45 45, तो ये वाला एंगल 45 डिग्री आएगा, 45 डिग्री, 45 डिग्री। डायगोनल खींचेंगे, हाफ हाफ करता है, डायगोनल डायगोनल डायगोनल, कचरा सेट, डायगोनल। अब इस त्रिभुज को देखो, ए ओ डी त्रिभुज को देखो, त्रिभुज को, ये 45 डिग्री है, 15 डिग्री है, ये एक्सटेरियर हो गया 45 जमा 15 60, ये बाह्य कोण हो गया 45 जमा 15 60 डिग्री, आंसर। कैसे पता लगता है बराबर है? भाई दो साइड बराबर है तो दो एंगल बराबर हैं। ठीक है भाई। अच्छा भगत सिंह राजपूत, 10 मिनट डेली इंसल्ट किया करो सर जी, मजा आता है बहुत। ये ले, ये मजा ले रहा, फिर मैं सीरियस हो गया तो रोने लगोगे। मजा है। इसी के साथ ये टाइप खत्म होता है। ये टाइप नेस्त नाबूद होता है। ढाए 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 ढाए, आगे टाए टाए टाइप आएगा रे, ये टाइप 1 2 3 4, 3 सवाल। नेक्स्ट, अगला टाइप। मुझे भूख लग रही भाई आज। चलो बच्चे, अगला टाइप समझते हैं। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, बहुत प्यार से। मेरे दोस्त, आपने कभी थ्योरम सुना है? थ्योरम, थ्योरम का मतलब क्या होता है? प्रमेय। प्रमेय का मतलब होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला, फॉर्मूला मतलब अटल सत्य, सूत्र, सूत्र। ये थ्योरम, फॉर्मूला, प्रमेय, सूत्र, ये सब अटल सत्य होते हैं, कभी गलत नहीं होते। थ्योरम जैसे त्रिकोणमिति में होती है, ट्रिग्नोमेट्री में, ये फॉर्मूला एक सूत्र है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। थीटा क्या है? कोई एंगल है, थीटा कोई एंगल है, थीटा इज एनी एंगल। आप थीटा की जगह कुछ भी रखो, 0 30 60 45 41 44, कुछ भी, हमेशा 1 ही रहेगा। जैसे हमारा एलजेब्रा में होता है फॉर्मूला, a प्लस बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab,
ये होता है। आप ए बी की जगह कुछ भी वैल्यू रखो ये बराबर ही रहेगा। लेफ्ट साइड राइट साइड हमेशा बराबर रहेगी, चाहे ए बी की जगह कुछ रखो। आप ए की जगह 5 बी की जगह 3 रखो तो 5 + 3 का स्क्वायर हमेशा बराबर आएगा 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 × 5 × 3। देखो ये भी 64 आएगा, ये सॉल्व करने पर ये भी 64 आएगा। तो हमेशा लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल ही रहेगा, चाहे ए बी की कुछ भी वैल्यू रखी जाए। ऐसे ही मेरे दोस्तों ज्योमेट्री में भी होता है मेरे प्यारे भी, ज्योमेट्री में है ना बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। जैसे ये एंगल एबीसी है, मैंने एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा, मैंने एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा, यहां पॉइंट ओ पर मिलते हैं, तो ये जो एंगल बनता है बीओसी, बीओसी क्या होता है बेटा, ये 90 डिग्री प्लस a/2 ये होता है। तो ये सब क्या होता है, फॉर्मूला, थ्योरम, सूत्र। फॉर्मूला या सूत्र या थ्योरम, प्रमेय, ये भगवान के वचन होते मेरे प्यार भाई, ये कभी गलत नहीं होते, हमेशा सत्य होते, अटल सत्य। चाहे कुछ भी कंडीशन हो जाए, कितना भी आंधी तूफान भूकंप आ जाए, कभी गलत साबित नहीं होंगे। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये वाला जो एंगल है ये 50 डिग्री का, 50 डिग्री का, तो जरा ये बताओ कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। मैंने आपको थ्योरम रटवा रखी, आप कर लोगे, आपने थ्योरम रटी हुई है। लेकिन सुनो, अगर किसी बच्चे ने थ्योरम याद नहीं कर रखी, वो भी बच्चा इस सवाल को कर लेगा। मैं आपसे पूछूं कि ये वाला एंगल 50 डिग्री है, तो आपसे पूछूं कि एंगल बीओसी क्या होगा। अब बताओ, अगर एंगल ए 50 डिग्री है तो बाकी दोनों कोणों का सम क्या आएगा, बाकी दोनों कोणों का सम क्या आएगा। अब बताओ, एंगल बी जमा एंगल सी कितना आएगा। भाई किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180। अगर 180 में से 50 डिग्री है तो ये कितना आएगा, 130 डिग्री आएगा। 130 डिग्री 130 डिग्री आ जाएगा, 130 डिग्री आ जाएगा कि नहीं। मेरे प्यारे भाई, क्या मुझे बी का मान पता है, क्या मुझे सी का मान पता है। बी और सी का मान नहीं पता, यानी कि बी और सी का मान नहीं पता, ना पता करने की जरूरत है। बी और सी का मान नहीं पता, ना मुझे एंगल बी का मान पता है ना सी का मान पता है, बस ये पता है कि 50 डिग्री है। बी और सी का मान कुछ भी हो सकता है, बी और सी का मान नहीं पता, बी सी का मान कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। जहां ये कंडीशन आएगी कि बी सी का मान कुछ भी हो सकता है, बी और सी की वैल्यू फिक्स ही नहीं है, वहां आप अपनी मर्जी से बी और सी की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो। भाई इस सवाल का आंसर एंगल बीओसी इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा कि बी कितना है सी कितना है, आंसर केवल इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि ये एंगल 50 डिग्री है। अगर ये एंगल 50 डिग्री है तो इन दोनों को जोड़ के 130 डिग्री आना चाहिए, जोड़ के 130 डिग्री। भाई ना तो मुझे बी का मान पता है ना सी का मान पता है, ना मैं बी का मान निकाल सकता हूं ना सी का मान निकाल सकता हूं। आंसर इस बात पर डिपेंड ही नहीं कर रहा कि बी की वैल्यू क्या है सी की वैल्यू क्या है, आंसर केवल इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि बी प्लस सी 180 होना चाहिए। आंसर इस इक्वेशन पर डिपेंड करता है कि इन दोनों को जोड़ के 130 डिग्री आना चाहिए, बी प्लस सी 130 डिग्री आना चाहिए। बी सी का मान नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, तो आप अपनी मर्जी से बोलते वैल्यू पुटिंग, बी सी का मान कुछ भी ले लो जो आपको पसंद आए। जब बी नहीं पता सी नहीं पता, बी सी कुछ भी हो सकता है, आंसर बी की वैल्यू सी की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा, आंसर डिपेंड कर रहा है बी प्लस सी की वैल्यू पे कि बी प्लस सी 130 होना चाहिए। बी प्लस सी का मान 130 से अलग नहीं होना चाहिए, तो आप अपनी मर्जी से बी सी कुछ भी ले लो जो आपको पसंद आए। मेरे को पसंद है, मैंने बी को 100 डिग्री ले लिया, सी को 30 डिग्री ले लिया। ये कंडीशन 130 होना चाहिए, 130 130 तभी आएगा। अगर मैं बी को 100 लेता हूं, ये बाइसेक्टर है, आधा हो जाएगा 50। मैं इसको 30 लेता हूं, ये बाइसेक्टर है, आधा हो जाएगा 30 का आधा आधा 15, 50 15 65, 50 15 65, 180 में से 65 घटाएंगे कितना आ गया, 115 डिग्री आ गया। 115 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया, बोले आ गया, बोले आया। आप बोलोगे हाँ जी सर आया, आया सर। आप कुछ भी पुट करो दुनिया में, कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए, इधर से उधर कुछ भी आप लीजिए, आंसर यही आएगा, आंसर नहीं बदलने वाला, क्योंकि आंसर बी और सी की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। आंसर तो केवल इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि बी प्लस सी क्या है। हाँ, बी प्लस सी 130 होना चाहिए। एक बच्चा कहता है कि सर बी को सर आप 80 डिग्री ले लो,
80 को 50 डिग्री ले लो, 80 50 130। अगर भी 80 है तो 80 का आधा 40 हो जाएगा, सी 50 से 25 हो जाएगा, 40 25 65, अब भी 115 डिग्री का आएगा। आप कुछ भी करो आंसर 115 डिग्री से हिलने वाला है नहीं, क्योंकि ये एक थ्योरम है, एक फॉर्मूला है। आंसर बी और सी की अलग अलग वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा। बी का मान कुछ भी रहे, सी का मान कुछ भी रहे, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना केवल इस बात से है कि बी प्लस सी क्या है। तो आप अपनी मर्जी से बी सी का मान कुछ भी ले सकते हो ऐसे सवालों में, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके बहुत सारे सवाल किए जा सकते हैं, जैसे कि ये वाला सवाल है। दिए गए डायग्राम में है भाई, एसी जो है ईसी के बराबर है, सीबी जो है सीएफ के बराबर है, एंगल डी 40 डिग्री का है, एसीबी बताओ। मैं इस डायग्राम को बड़ा कर देता हूं, बड़ा। ये सवाल है, बोला ये जो एंगल है 40 डिग्री का है, 40 डिग्री का। आपसे पूछा ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, ये वाला एंगल आपसे पूछा ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, बनाइए। ये एंगल आपसे पूछा है और कुछ नहीं बताया, बस ये बोला है कि भाई यहां पे एसी ईसी के बराबर है, बीसी सीएफ के बराबर है। ये बोला है, ये बोला है मेरे प्यारे भाई। अब आप खुद बताओ मेरे प्यारे भाई, यानी कि इस सवाल का आंसर ये 40 डिग्री, अगर ये 40 डिग्री है तो बाकी इन दोनों कोणों का सम क्या होगा, ये एंगल ई, ये एंगल एफ, इन दोनों का ये सम क्या होगा। अगर ये 40 है तो E प्लस एफ कितना आएगा बेटा, जल्दी से जवाब दो। E प्लस एफ आएगा 140 डिग्री, 140 डिग्री, 140 डिग्री, 140। ना मुझे E का मान पता है, ना मुझे F का मान पता है, ना मुझे पता करने की जरूरत है बिल्कुल भी, क्योंकि आंसर इस बात पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, क्योंकि यहां केवल एक ही एंगल दिया। क्या मैं यहां से E और F का मान निकाल सकता हूं? नहीं। अगर आपको 40 डिग्री एक एंगल दिया है, ये एंगल 40 डिग्री है, तो क्या बाकी दोनों कोण पता लगा सकते हो? नहीं पता लगा सकते। यानी कि आंसर ई एफ पे नहीं, इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि ई और एफ 140 होना चाहिए। आप ई और एफ की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो जो आपको पसंद आए, जो पसंद आए वो ले लो। भाई मैंने बराबर बराबर ई को भी 70 डिग्री ले लिया, मैंने एफ को भी 70 ले लिया, बराबर बराबर कर दिया। अभी 70 डिग्री है बेटा, 70, तो ये भी 70 डिग्री का होगा। क्या होगा? दो साइड बराबर है, दो साइड बराबर है। 70 70 140, तो एंगल कितना बचेगा? 40 डिग्री का बचेगा, सम 180। मैंने ये कोण भी 70 मान लिया, तो ये भी 70 होगा। दो भुजाएं बराबर, दो कोण बराबर। 70 70 140 से 40 डिग्री आएगा, 40 डिग्री आएगा, 40। बताओ ये सीधी रेखा है, अगर सीधी रेखा है तो 180 होना चाहिए। 40 40 80, 80 में क्या जोड़े? 100, यानी कि एंगल 100 डिग्री का क्या आंसर है। दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, आंसर नहीं बदलने वाला, 100 ही रहेगा। आप यहां पे 70 की बजाय कुछ और भी मान लोगे, आप यहां पे 60 80 भी मानोगे, सेम आएगा, आंसर नहीं बदलेगा। ठीक है, ये बेस्ट तरीका होता है ऐसे सवालों को करने का। भाई है ये भी एक थ्योरम, ये भी एक थ्योरम है, एक फॉर्मूला है, बस हमें याद नहीं है ना, याद करने की जरूरत है। तो ऐसे सवालों का वैल्यू पुटिंग से, भाई स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मतलब 180, टोटल 180 आना चाहिए। 40 40 80, 80 में 100 जोड़ूंगा, 180। सीधी रेखा जहां देखे 180 कर दो। ठीक है, एक सवाल मैंने करवाया, ऐसे 2 सवाल और हैं, पहले घर पे जाके तसल्ली से करना, वो मैं आपको कल बताऊंगा। 140 लेकर बताइए, 140 लेकर बता देते हैं। आप कुछ भी करो बेटा, कुछ भी करोगे कि आंसर तो इस बात पे डिपेंड ही नहीं कर रहा ना कि ई क्या एफ क्या है। बच्चा कहता है ई को 100 ले लो, एफ को ये 40 ले लो, ले लेते हैं, ले लेते हैं। ये मैंने 100 डिग्री ले लिया, ये भी 100 डिग्री आएगा। 100 और 100 200, 200 ये कितना बचेगा फिर? 180 आना चाहिए, माइनस का 20 डिग्री बचेगा। 200 में माइनस 20 जोड़ेंगे, 180 आएगा। ये मैंने 40 ले लिया, 40, ये 40 है, ये 40 है, 40 40 80, तो कितना बचा? 100 डिग्री बचा, 100। टोटल जोड़ के 180 आना चाहिए, टोटल जोड़ के 180 आना चाहिए। 100 और माइनस 20 80, तो 80 में क्या जोड़े कि 180 हो जाए? 100 100 100 200, 200 में से 20 घटाएंगे, 180 आ रहा है, 100 डिग्री आंसर। आंसर अभी 100 है। आप कुछ भी लो,
आप इसको कूड़ा, इसको कचरा लोगे ना कि ये कूड़ा है, ये कचरा है, तो भी मेरे दोस्तों ये 100 डिग्री आएगा, 100 से हटने वाला नहीं है। हाँ, वैल्यू पुटिंग कैसे यही तो बता रहा हूं कि आंसर इस बात पर डिपेंड करता है, जहां आपको ऐसी कंडीशन दिखे, ना ई की वैल्यू पता है ना एफ की वैल्यू पता है, ई प्लस एफ पता है, तो अपनी मर्जी से ई एफ का मान कुछ भी रख दो। 100 बार मैं बता चुका हूं कि कैसे पता चलेगा, 100 बार। आंसर ना ई पे डिपेंड कर रहा है ना एफ पे, ई प्लस एफ पे डिपेंड कर रहा है, तो ई प्लस एफ पे डिपेंड कर रहा है, ई एफ की वैल्यू कुछ भी रख लो। इस सवाल में ई का मान कुछ हो सकता है, एफ का मान कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ई और एफ की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, वैल्यू कुछ भी हो सकते, इस वजह से मैं ई एफ का कोई भी मान पुट कर सकता हूं। चलिए, कहानी खत्म आज की, इसके आगे अब हम कल करेंगे। बाकी बचे हुए सवालों को करके आना बेटे, ठीक है ना। बाय।